यस। तो जैसा कि आपको ये क्वेश्चंस में दिख रहा है कि एक पैराबोलिक केबल की बात हो रही थी और मैंने ये पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया था कि पहले जो भी है वो डायग्राम बना लेते हैं। पैराबोलिक केबल इज हेल्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स एट द सेम लेवल। मैं सेम लेवल पे दो सपोर्ट्स बना लेता हूँ और उसके बीच का डिस्टेंस जो बोला गया है क्वेश्चन में कि दैट डिस्टेंस इज कैपिटल एल, हॉरिजॉन्टल स्पैन कैपिटल एल के इक्वल है। ओके। तो पैराबोलिक केबल, पैराबोला का शेप कुछ ऐसा होता है, मैंने ऐसा शेप ले लिया पैराबोला का। अब वो जो पैराबोला है उस पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन टाइप के हैं, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ऐसा बनेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। तो ये वाली पॉइंट हो गए ओरिजिन। ये टोटल लेंथ है कैपिटल एल। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला एंड जो है एक्स इज इक्वल टू कितना होगा और ये वाला एंड एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? बोलिए। माइनस एल बाई टू। तो सर ये माइनस एल बाई टू है और ये प्लस एल बाई टू। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उस इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस डी बाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी आएगा। तो फंक्शन y दिया हुआ है, इसका डी बाई अपॉन डी एक्स करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 64 एच स्क्वायर एक्स पे पावर 2 अपॉन एल पे पावर 4 ऐसा बनेगा, डी बाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे। अब ये चीज अगर मनोज आ रही है हमारे पास तो ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और अगर इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन करते समय माइनस एल टू एल एल बाई टू माइनस ए टू ए टाइप का दिख रहा है तो मैं 2 टाइम्स 0 to l/2 लिख लूंगा। तो कहाँ से आया ये 0 to l लिमिट? ये हो ही नहीं सकता ना। अगर इंटीग्रेशन हम यहाँ से किए होते हैं तो हमारा इक्वेशन अलग होता ना, फिर वो पैराबोला का इक्वेशन अलग होता ना। फिर जिस लिमिट में दिया गया है उस लिमिट के अकॉर्डिंग ये तो वर्क करेंगे। ये लेंथ एल है, यहाँ पे जो कर्व दिया हुआ है इसी का तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। इसका मैंने दूसरा तरीका भी आपको बोला था कि सिमेट्रिसिटी यूज कर लो, कि जितनी लेंथ इधर होगी उतनी ही लेंथ इधर होगी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर लेता हूँ और 2 से मल्टीपल कर लूंगा। मैं लिमिट 0 to l/2 रख लेता हूँ और उसको 2 से मल्टीपल कर लूंगा। सिंपल सी चीज। क्लियर हुआ? सर ओरिजिन कैसे चूज किया उसमें तो पता, इतना समझ आ गया था, बस 0 to l/2 क्यों लिया उसमें तो। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? यस, ओके। चलो अब आते हैं 333 पे। 333, 26, 27, 28, 31, 32, 33। इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है? यस। कौन सी स्ट्रिप लेकर सॉल्व करना आसान रहेगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? मनोज कौन सी स्ट्रिप ले लूं? वर्टिकल। रीजन के एरिया से कर सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन है। मैंने आपको यही चीज समझाया, पहले समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। अगर मैं सिर्फ dx लिखता हूँ लेट से a to b के लिए, तो ये क्या बतलाएगा मुझे? ये क्या बताएगा मुझे? सिर्फ ऐसा लिखता हूँ तो आपका सारा भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा। फिर ये क्या लिखेंगे हम लोग? dx a to b, लेंथ b माइनस a। एक पॉइंट है कोई x इज इक्वल टू a और ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू b, है ना। इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ जो निकल कर आ रहा है वो लेंथ b माइनस a है, वही ये दे रहा है ना। अगर मुझसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर dx निकालना है a टू b के लिए, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि सर मैं इस लेंथ को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कर दूं? आप ये बात बोलोगे? ये गलत नहीं होगा कहना? आप जो बोल रहे हो यहाँ पर कि सर मैं एरिया डायरेक्टली क्यों नहीं निकाला, क्या मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा है क्या कि डबल इंटीग्रेशन dx dy?
अगर डबल इंटीग्रेशन dx dy पूछा होता तो मैं डायरेक्टली इसका एरिया निकालकर आंसर कर देता। ट्रेपेजॉइड का एरिया पता है, वो एरिया निकालकर आंसर कर देता। लेकिन यहाँ पर सर फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है उस रीजन r के लिए। ये सिर्फ उस रीजन r का लिमिट प्रोवाइड करने के काम में आएगा। ये r जो है इसका लिमिट प्रोवाइड करने में काम में आएगा। लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी। अगर रीजन डिफरेंट रहा तो हमारा आंसर भी डिफरेंट आएगा। अगर रीजन डिफरेंट रहा, रीजन क्या दे रहा है, रीजन आपको लिमिट प्रोवाइड कर रहा है। रीजन आपका लिमिट प्रोवाइड कर रहा है। अगर इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज करोगे तो आंसर चेंज होगा ना मेरे भाई। अगर मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दूं कि ये x dx है, मुझे लिमिट 0 to 1 रखनी है, सर अलग आंसर आएगा। अगर मैं 0 to 2 रखूं तो सर आंसर अलग आएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चंस में मैं रीजन चेंज कर दूं, मैं ये वाला हटा दूं, मैं बोलूं दिस इज द रीजन r, ये रीजन r, तो सर हमारा लिमिट चेंज कर जाएगा, है ना। और लिमिट चेंज करेगा तो हमारा आंसर भी चेंज करेगा। क्लियर। सो ये रीजन सिर्फ और सिर्फ लिमिट को प्रोवाइड करने में काम में आ रहे हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं होता इनका। आई थिंक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, सिर्फ यही डाउट होगा, या है ना। यस चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो सर इसमें कुछ क्वेश्चन में लिमिट दिया हुआ है x टू पाई अपॉन अल्फा एंड 0 टू पाई अपॉन अल्फा। इंटीग्रेशन साइन y अपॉन y dy dx दिया हुआ है। अब अगर मैं साइन y अपॉन y का इंटीग्रेशन कर पाता तब तो सर ये ऑर्डर में मैं कर लेता क्वेश्चन को सॉल्व। क्या आप साइन y अपॉन y का इंटीग्रेशन कर पाओगे? कोई भी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन कुछ भी करके, आइलेट वायलेट कुछ भी यूज करके क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? नहीं, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। जब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो हमने सोचा कि इसके ऑर्डर को चेंज कर लिया जाए। तो ऑर्डर को चेंज करने के लिए हमने इसके लिमिट को ऑब्जर्व किया। यहाँ पे x दिख गया, और जैसे ही यहाँ पर x दिख गया तो हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू पाई अपॉन अल्फा। तो ये वाली लिमिट x की है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई अपॉन अल्फा। तो सर आप इसका ट्रायंगल बना लो कि जो भी शेप बन रहा है वो बना लो। x एक्सिस, y एक्सिस, एक लाइन बनाया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन है y इज इक्वल टू पाई अपॉन अल्फा। सर पाई कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, तो पाई अपॉन अल्फा भी कांस्टेंट। ये जो लाइन बना दी मैंने y इज इक्वल टू पाई अपॉन अल्फा की लाइन। एक है x इज इक्वल टू 0, यस ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 जो होता है वो y एक्सिस होता है। तो ये y एक्सिस, ये लाइन, और ये y इज इक्वल टू एक्स, इतना है। x की दूसरी लिमिट कहां तक जा रही है? सर यहाँ तक जाएगी x की लिमिट, x इज इक्वल टू पाई अपॉन अल्फा तक जाएगी। को x का लिमिट कांस्टेंट है, इट मींस कौन सा स्ट्रिप लेकर सॉल्व किया है ये? सर ये सॉल्व किया है यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेकर, तभी तो x का लिमिट कांस्टेंट है। अब मुझे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करूं तो मैं बोलूंगा कि सर अब हॉरिजॉन्टल ले लो तो बेटर रहेगा। मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो किसका लिमिट कांस्टेंट बनेगा? किसका लिमिट कांस्टेंट रहेगा? सर y का। तो y का लिमिट 0 से लेकर पाई अपॉन अल्फा तक जाएंगे। तो मैं y का लिमिट पुट करता हूँ यहाँ पर, y का लिमिट 0 से पाई अपॉन अल्फा तक जा रहा है, ये y का लिमिट है, ये y का लिमिट है। तो नेक्स्ट लिमिट x का आएगा। ये वाला बाउंड्री लोअर लिमिट देगा x का, ये वाला लिमिट अपर लिमिट देगा x का। तो ये वाला लिमिट x इज इक्वल टू क्या है? सर ये x इज इक्वल टू 0 है। ये वाला लिमिट x इक्वल टू क्या है? सर ये वाला लिमिट x इक्वल टू y है। साइन y अपॉन y, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, dx dy लिख लेंगे, ये 1/2 के इक्वल है। अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में करना है? किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में? सर x के रिस्पेक्ट में करना है। साइन y अपॉन y को आप वैसे ही रहने दीजिए, dx का इंटीग्रेशन x है, और x की लिमिट क्या है? सर x की लिमिट 0 से लेकर x की लिमिट y तक है। dy इज इक्वल टू 1/2।
थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 0 to पाई अपॉन अल्फा साइन वाई अपॉन वाई। आप y पुट करोगे तो सर यहाँ पे y आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 बन जाएगा। dy इज इक्वल टू 1/2। सर y और y कैंसिल आउट हो गया, y और y कैंसिल आउट हो गया तो बचा साइन y। साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y। साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y। लिमिट पुट कर लेते हैं। लिमिट है 0 to पाई अपॉन अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं पाई अपॉन अल्फा पुट करूं तो सर माइनस कॉस पाई अपॉन अल्फा, और लोअर लिमिट पुट कीजिए तो माइनस माइनस प्लस एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1/2। इससे आपको पता चला कि कॉस पाई अपॉन अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 1/2 के इक्वल होगी। ये 1 इधर लेके जाओगे, माइनस 1/2, माइनस माइनस कैंसिल तो 1/2 आए। अब बताइए कि कॉस पाई बाई कितनी की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है? कॉस पाई बाई कितनी की वैल्यू 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री सर इट मींस पाई/3 है ना। डायरेक्ट कर सकते हैं लिमिट x रख के। कहाँ पे लिमिट x रख दोगे? कहाँ पे लिमिट x रख दोगे रमन्ना? पहले y के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे ये बताओ। ये साइन y अपन y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है क्या? आप ये इंटीग्रेशन कर पाएंगे क्या? साइन y अपन y dy का इंटीग्रेशन कर पाएंगे क्या? आंसर हो गया अल्फा इज इक्वल टू 3। सोचिए, तभी तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैंने बोला कि चेंज करना है। पहले ये तो समझाया कि साइन y अपन y का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस, प्लीज राउंड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आराम से पैसेंस रख के समझते जाना क्या क्या कर रहा हूँ। दो इंटीग्रेशन दिए हैं, दिस इंटीग्रेशन इज I1, दिस इंटीग्रेशन इज I2। ओके, मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ए एंड बी? अच्छा, मनोज बोल रहे हैं सर ए एंड बी। दोनों को इक्वल इक्वल लग रहा है ना, कि दोनों इक्वल होगा सर? हाँ, यस, आंसर सी। अच्छा, सचिन बोल रहे सर आंसर सी। करते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसके लोअर लिमिट को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा तो सर 0/0 आ रहा है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो कुछ भी रैंडम रिजल्ट ये दे सकता है, तो इसके चेंज ऑफ ऑर्डर करने पे आंसर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये लिमिट यहाँ पे जो है ये लिमिट y की है, ये भी लिमिट y का है। यहाँ पर ये लिमिट x का है, ये लिमिट x का है। यहाँ पर सेम चीजें आपको दिखेगी, ये लिमिट x का है, x का है, ये लिमिट y का है और ये y का लिमिट है, क्योंकि वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं हम। अगर इस क्वेश्चन में x एंड y को, क्योंकि दोनों का लिमिट ही सेम है, x एंड y को इंटरचेंज कर दूं, x एंड y को इंटरचेंज कर दूं तो क्या आप I1 एंड I2 में कोई रिलेशन बता सकते हो? हर जगह जहां x है वहां पे y लिखिए, जहां y है वहां पे x लिखिए। तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि सर I1 एंड I2 एक दूसरे का नेगेटिव होगा? तो सर फर्स्ट भी गया, सेकंड भी गया, एक साथ गया दोनों, है ना। अगर मैं x एंड y को इंटरचेंज कर दूं तो ये dx बन जाएगा, ये dy बन जाएगा, ये y है, ये x है, माइनस कॉमन लेंगे तो सर y माइनस x बनेगा। दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। ये क्लियर हो गया कि सर दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं किस तरीके से जा रहा है। पेशेंस बनाकर थोड़ा देखना, कुछ अलग चल रहा होगा तो उसको देखना। गेट के एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस कुछ कंटेंट के बाहर की चीजें आती हैं तो कोई भी सॉल्व करने में वहां पर हेजिटेट करता है। ठीक है, सो 0 to 1
0 to 1 x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का क्यूब dy dx। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अगर फंक्शन देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप x का डिफरेंशिएशन बता सकते हो? जस्ट मन में सोचो, क्या आप x का डिफरेंशिएशन बता सकते हो? यस यस। क्या आप 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन बता सकते हो? यस, है ना। हम x का डिफरेंशिएशन बता सकते हैं, 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन बता सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई सोचा एंड v इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का क्यूब सोचा। हम लोगों ने यूवी रूल पढ़ा है इंटीग्रेशन का, एंड वो यूवी रूल मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं। 0 to 1 बाद में देखेंगे। x माइनस वाई इंटीग्रेशन 1/x प्लस वाई क्यूब dy माइनस इंटीग्रेशन डेल अपॉन डेल x माइनस वाई। u का डिफरेंशिएशन करना होता है तो u का डिफरेंशिएशन लिखा, पार्शियल यूज किया क्योंकि दो वेरिएबल। 1/x प्लस वाई का क्यूब dy एंड लास्ट में dx आएगा, जो ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे उसके लिए आएगा। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। इसका लिमिट जो है y का वो 0 to 1 है, वो 0 to 1 भी लिख लिया वहां पे। 0 to 1 x माइनस वाई 1/x प्लस वाई का क्यूब है, तो 1/y क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या देगा? 1/-2y²। y पे पावर -3 है ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो y पे पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। सो -3 प्लस 1 इज -2 एंड -2 पावर में है तो वो नीचे आकर y² बना देगा, तो 1/2y² आ रहा है। ये समझ में आया सबको? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -2 टाइम्स x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना, तो y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो y के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो सर -1 आएगा यहाँ। तो ये -1 आ रहा है, माइनस माइनस मैंने यहाँ पे प्लस बना दिया। जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन आया 1/-2 x प्लस वाई होल स्क्वायर dy। लिमिट 0 to 1 पुट करना है, अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। 0 to 1 इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, x माइनस वाई अपॉन -2 x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप सोचिए कि 1/y² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? -1/y आएगा क्या इंटीग्रेशन करने पे? यस। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस बन गया 1/2 x प्लस वाई। लिमिट है 0 to 1 dx। ये लिमिट जो हम लोग लिख रहे हैं वो y का लिमिट है, तो y की जगह पे उसको पुट करना है अपने को। पहले y की जगह 1 पुट कीजिए। सर x -1 अपॉन -2 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y की जगह 1 पुट कीजिए, 1/2 x प्लस 1। y की जगह 0 पुट कीजिए, सर माइनस x अपॉन y की जगह 0 पुट कीजिए, -2x², है ना। x का स्क्वायर बनेगा, -2 पहले से था तो -2x² बन गया। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट कीजिए, -1/2x, -1/2x। उसके बाद इंटीग्रेशन करनी है।
जरा इन दोनों टर्म्स को देखकर समझकर देखो कि ये जो टर्म्स है विथ निगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, एक एक्स कैंसिल आउट हुआ तो 1/2x बचा प्लस में, और ये 1/2x बचा माइनस में। कैंसिल आउट होगा क्या दोनों? कैंसिल आउट हो गया क्या दोनों? ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब जो बच रहा है उसको थोड़ा अरेंज करते हैं। 0 to 1 x - 1 अपॉन -2 टाइम्स x + 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 x + 1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। हाँ बोलिए। चलिए दोनों माइनस में तो कैंसिल होंगे सर। दोनों माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस हो गया। ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कैंसिल आउट किया है ना। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेकर एडजस्ट कर लो क्या आता है, और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। सर एलसीएम लेंगे तो x + 1 होल स्क्वायर विथ -2 आएगा। ऊपर में क्या आएगा सर? यहाँ पर तो x - 1 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे माइनस लेंगे क्योंकि निगेटिव है यहाँ पे एलसीएम में, और यहाँ पे x + 1 आएगा। ये इंटीग्रेशन आएंगे और dx भी लिखना पड़ेगा। अभी भी इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to 1 ही। फिर से थोड़ा और चेंजिंग किया, 0 to 1 x - 1 -x 1, तो क्या x और x कैंसिल आउट होकर न्यूमरेटर में -2 बन रहा है? देखो, यस, ये आ गया x + 1 का होल स्क्वायर dx। तो -2 भी अब कैंसिल आउट हो जाएगा सर। 0 to 1 1/x + 1 होल स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x + 1 आएगा सर। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अगर मैं अपर लिमिट पुट करूं और लोअर लिमिट पुट करूं तो क्या वैल्यू देगा सर? अपर लिमिट पुट करेंगे -1/2 एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे -1, ये वैल्यू आ गई 1/2। तो सर फर्स्ट वाले की वैल्यू 1/2 है, तो सेकंड वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी। ये वैल्यू सॉल्व किया, 1/2 आया, तो ये वाली वैल्यू -1/2 आंसर हो गया सी। बिलीव करो, फाइनल एग्जाम में जो तुक्का मार के आया होगा वो ए या बी में से मार कर आया होगा, कोई भी सी या डी नहीं मार के आया होगा। और एक्चुअल मेथड से मुझे नहीं लगता है कि अगर 10 लाख स्टूडेंट अपीयर किए होंगे तो उनमें से 10 स्टूडेंट भी इसका आंसर लेकर आए हों। क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, उसके बाद लॉजिकली उसका सॉल्यूशन समझ के सॉल्व कर देना वो अलग चीज है। एग्जाम के प्रेशर में उन चीजों को समझना वो डिफरेंट चीज होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ वेरिएबल। हम वेरिएबल को चेंज करना चाहते हैं। टॉपिक को ध्यान से समझना, क्योंकि वेक्टर के चैप्टर में भी इसका यूज में आएगा। हाउएवर वहां पर हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, लेकिन आप मेरे से पूछोगे कि सर ये कैसे हुआ, तो मैं वहां पर यही जवाब दूंगा, जैकोबियन पढ़ा था कैलकुलस में, उसी से हमने डायरेक्टली लिखा है, वहां पर यही मेरा जवाब होगा। सो यहाँ पर ध्यान से समझना इन चीजों को कि कोई फंक्शन है x, y को dx dy, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो उस प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले टर्म्स को मुझे इजी बनाने के लिए मैंने वेरिएबल को चेंज करना स्टार्ट किया। जैसे इस पार्टिकुलर जो लिखा हुआ इसके अकॉर्डिंग मैंने x एंड y के वेरिएबल को चेंज किया है u एंड v के वेरिएबल। तो जो ये फंक्शन x, y है वो फंक्शन अनदर फंक्शन u एंड v में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब ये जो dx dy है, इस dx dy की जगह ये पूरा टर्म्स निकल कर आए। इसको बोलते हैं जैकोबियन x, y अपॉन u, v। अब जैकोबियन कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? जे यू भी अपॉन एक्स वाई लिखा हुआ है, तो समझिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू भी अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में। सेकेंड वेरिएबल v का x के रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में, v के y के रिस्पेक्ट में। ये एक डिटरमिनेंट है। और डिटरमिनेंट आई थिंक कि सबको सॉल्व करने आता होगा कि 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे करते हैं। दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। बोलिए।
तो मैंने जो क्वेश्चन भेजा था वो भी जैकोबियन वाला ही था क्या? कौन सा क्वेश्चन भेजे थे आप? जो आफ्टरनून में आपने कराया था सर, आफ्टरनून में उपाय वाला कराया था ना आपने, एक्सपोनेंशियल में पावर दी -3x/। e⁻x²/8 ये वाला? जी जी जी, टू ये तो पाई आगे। ये जैकोबियन वाला नहीं है ना, ये तो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इसको हम गामा इंटीग्रेशन या प्रोबेबिलिटी उससे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक और है, पोलर कोऑर्डिनेट के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें i² का यूज होता है और वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है i² लेना। देखो सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ, एक सॉल्यूशन आपको उसका ये भी मिल जाएगा। नॉर्मल वाला सबसे इजी है, नॉर्मल वाला जो है ना, नॉर्मल फंक्शन मतलब वो सबसे इजी अप्रोच है। जैसे कि इसका एक सॉल्यूशन आपको ये भी मिल जाएगा कि लेट से इसको मैं आई मान लेता हूँ, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो मैं इसको भी आई मान सकता हूँ। 0 to ∞ e⁻⁻y² को भी, इसको भी आई मान सकता हूँ। मैं दोनों को ऐड कर ले रहा हूँ, अब दोनों को मल्टीपल कर ले रहा हूँ, दोनों को मल्टीपल किया तो i² बन गया। फिर मैं इसको 0 to ∞ e⁻x² +y² dx dy लिख दिया। अब यहाँ पर आपको awkward नहीं लग रहा है सुनने में भी देखने में भी कि सर इंटीग्रेशन को मल्टीपल करके आपने डबल वेरिएबल क्यों बना दिया, है ना? इसलिए इस अप्रोच को हम जल्दी डिस्कस ही नहीं करते हैं कि नहीं, ये अप्रोच हजम करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला स्टूडेंट्स को नहीं होता है इस लेवल पे, इसलिए इसको ये बेटर है, सबसे अच्छा आसान है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी वाला, इसलिए मैं उसको ही डिस्कस करता हूँ। जैकोबियन का एक रिजल्ट ये ध्यान में रखना, ये जैकोबियन है और ये जैकोबियन इनवर्स है, तो जैकोबियन इनटू जैकोबियन इनवर्स इज इक्वल टू 1। देखो u भी x y u भी जस्ट उसका उल्टा हो जाता है और कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो जब भी हमारे पास कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो हम उल्टे करके कैलकुलेट कर लिया करेंगे ताकि कम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। अब यहाँ पर मैं इस पूरे चीज को इम्प्लीमेंट करना पहले सिखाऊंगा कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है, जिससे कि आपको पता चले कि सर एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, गेट का एग्जामिनेशन है, टिपिकल एग्जामिनेशन है गेट एंड आईएएस, उसमें आपको बहुत लेंदी नहीं करवाएगा। हो सकता है आपको सम टाइम डायरेक्टली जैकोबियन पूछ दे, सम टाइम्स आपको ये वाला जैकोबियन पूछ दे, तो आप ये वाला जैकोबियन पूछा है तो ये निकालकर ऑपोजिट कर लेना, ये वाला जैकोबियन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट रहेंगे एग्जाम में, कोई टिपिकल नहीं रहेगा गेट या आईएएस के एग्जामिनेशन में। 15 मार्क्स 10 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, तो 15 मार्क्स 10 मार्क का क्वेश्चन सब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते। पूछेगा क्या कोई 1.5 पेज 2 पेज में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन? यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं चल रहा है ना, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आपको जैकोबियन पूछेगा, है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब देखो कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे में। लेट सपोज कोई डबल इंटीग्रेशन है किसी रीजन r के लिए जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, एक्स वाई dx dy। हमने बोला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो रीजन दिया हुआ है ना, वो रीजन r जो है वो एक सर्कल है, वो रीजन r जो है वो एक सर्कल है। तो अगर सर्कुलर रीजन है तो सर्कुलर रीजन में सॉल्व करने के लिए सबसे आसान होता है कि मैं पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करूं। सो मैंने चेंज करना स्टार्ट किया, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो जो ये इंटीग्रेशन दिख रहा है वो उसी रीजन में इंटीग्रेशन होगा, लेकिन हमारा वेरिएबल चेंज कर जाएगा। तो जहां पर x है उसकी जगह पे मैं r cos थीटा एंड जहां पे y है उसकी जगह पे r sin थीटा लिख। r sin थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब dx dy की जगह एक जैकोबियन आने वाले हैं एंड dr d थीटा बनेगा। तो सर मैं जैकोबियन लिख लेता हूँ यहाँ पे एंड dr d थीटा लिख लेता हूँ। मुझे जैकोबियन कैलकुलेट करना है, ये जैकोबियन किसके इक्वल होगा। तो जैकोबियन निकालने के लिए हम चेक कर रहे हैं कि किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर एक्स वाई वाले वेरिएबल को हम r एंड थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखूंगा डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, सर ये कॉस थीटा बनेगा।
एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में करना है सर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो दिस इज माइनस आर साइन थीटा। अब वाई पे आइए, वाई का आर के रिस्पेक्ट में सर साइन थीटा, वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में आर कॉस थीटा। जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा, सर आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन ले लिया, बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो जैकोबियन की वैल्यू आर निकल कर आई, जैकोबियन की वैल्यू आर निकल कर आई। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि इसकी वैल्यू आर है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि dx dy r dr d थीटा के इक्वल होता है अगर मैं कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करता हूं तो r dr d थीटा के इक्वल होता है ना। तो इसी तरीके से, अच्छा चलो एक छोटा सा मैं यहाँ पे और क्वेश्चंस आपसे पूछ लूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ पूछ लूं कि अगर सपोज कुछ ऐसा रहता है डेल u v w अपॉन डेल एक्स वाई जेड, तो क्या आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लोगे? डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, है ना, डेल भी अपॉन डेल एक्स, डेल भी अपॉन डेल वाई एंड डेल भी अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेन डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। एक एक करके वेरिएबल उठाएंगे, इन सारे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लगाकर हम करते चले जाएंगे। तो ये 3 वेरिएबल भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि अगर होता है, पूछ देता है एग्जाम में, तो हम कर लेंगे एटलीस्ट। अब इसके ऊपर आइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक इंटीग्रेशन दिया है और बोला है कि एक सब्स्टिट्यूशन करनी है अपने को, u की वैल्यू 2x माइनस वाई लेनी है एंड v की वैल्यू y अपॉन 2 लेनी है। तो ये इंटीग्रल किस में रिड्यूस होगा, इनमें से 4 ऑप्शन में किस में रिड्यूस होगा? तो सर बहुत ही आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं डबल इंटीग्रेशन है तो मैं डबल इंटीग्रेशन ही लिखूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां पे फंक्शन है ये 2x माइनस वाई अपॉन 2 है सर, वो तो डायरेक्टली u बन जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर u जैकोबियन du dv लिख लेता हूँ। रीजन वही है, जो भी रीजन यहाँ पे है हम उसी रीजन में इंटीग्रेशन यहाँ पे भी करेंगे। अब हमारा टारगेट है जैकोबियन की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो जो जैकोबियन है वो किसको किस में चेंज कर रहा है सर, x एंड y को u एंड v में चेंज कर रहा है। x एंड y को किस में चेंज कर रहा है, u एंड v में। अब देखो यहाँ पर रिलेशन u एंड v का x एंड y में दिया हुआ है, तो मैं x का डिफरेंशिएशन u के टर्म्स में करने जाऊं तो डिफिकल्ट होगा, तो मैंने इनवर्स कर लिया कि ये इक्वल हो जाएगा 1 बाई जैकोबियन u भी x y। ये समझ में आया जो रिवर्स किया मैंने, ऊपर जो फार्मूला लिखाया था उसी का मैंने यूज किया है यहाँ पर। अब कैलकुलेट करते हैं जैकोबियन u भी अपॉन एक्स वाई का, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, वैल्यू बोलते जाइए, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 1 सर, यहां से 2 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2 है, 1 हो जाएगा। u का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई 2, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 बाई 2। तो जब मैंने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल कर आई 1 बाई 2, तो ये जो हमें चाहिए वो बन जाएगा 2, है ना। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ये वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगा, तो ये बन गया 2। तो सर ये बन गए डबल इंटीग्रेशन r 2u du dv। अब हमारा टारगेट है कि हम लिमिट को प्रोवाइड करें। लिमिट को ऑब्जर्व कीजिएगा, लिमिट कैसे जा रहा है वहां पे,
ठीक है, यहाँ पर देखो ये किसकी लिमिट है सर, एक्स की। ये भी लिमिट किसकी सर, एक्स की। यहाँ पर किसकी लिमिट है सर, यहाँ पर u की लिमिट होगी। यहाँ पर किसकी लिमिट होगी, u की लिमिट होगी। तो u का क्या फंक्शन है सर, u का फंक्शन है 2x माइनस वाई अपॉन 2। उसमें x की वैल्यू y अपॉन 2 पुट करो, यहाँ पर x की वैल्यू y अपॉन 2 पुट करो, बोलो u कितना आएगा। लोअर लिमिट है ना, x इक्वल टू वाई अपॉन 2, तो सर ये 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर u की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू y अपॉन 2 प्लस 1 पुट कर दूं तो u की वैल्यू कितनी होगी, चेक करो सर। y अपॉन 2, y और y कैंसिल, 2 टाइम्स 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 आया क्या, या 2 आएगा, 1 आ रहा है। तो सर यहाँ पे 1 आ गया, है ना। अब यहाँ पे जो लिमिट होगा वो v का लिमिट होगा, यहाँ जो लिमिट होगा वो v का लिमिट होगा। तो v का लिमिट देख लीजिए सर, v का फंक्शन है y अपॉन 2। y का लिमिट क्या था भाई, y का लिमिट 0 से 8 तक है। y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो v का वैल्यू 0, एंड y का वैल्यू 8 पुट करोगे तो v का वैल्यू 8 अपन 2 डेट इज 4। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच किया, बी। फिनिश हो गया क्वेश्चन, है ना। समझ लिया, देख लिया, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन जो गेट में आया हुआ है हम उसी पे डिपेंडेंट है, उससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो है थ्योरी समझ लिया काफी है। देखो आईएएस में क्वेश्चन पूछा 2021 में ईएससी के एग्जामिनेशन में, कुछ नहीं इसमें दिया, कोई इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि उनको भी पता है वो इंटीग्रेशन करने वगैरह ये सब बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स 15 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तो मैं जस्ट कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ कि वो उनको आता ही है नहीं। तो एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल एक्स। क्या आपको ये आसान होगा कैलकुलेट करना, डेल यू अपॉन डेल एक्स आसान होगा क्या ये इन दोनों से, नहीं। जब ये आसान नहीं है तो हम इसके जकोबियन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिवर्स करके। हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू डेल बी। तो सर एक्स का डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में, एक्स का डिफरेंशिएशन वी के रिस्पेक्ट में, देन y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में। जरा x का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में बताओ, x का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में सर v आ रहा है, x का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में सर ये u आ जाएगा, है ना, u आ जाएगा। y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में, y का u के रिस्पेक्ट में कैसे करें, y का u के रिस्पेक्ट में, u बाई v के फॉर्मेट में है ना, u बाई v के फॉर्मेट में है, कीजिए। डेल y अपॉन डेल v इज इक्वल टू u माइनस b, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन सर 1 माइनस u प्लस b, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन b के रिस्पेक्ट में -1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर u माइनस b होल स्क्वायर। ये कितना दिया सर, देखो u प्लस में एंड माइनस माइनस प्लस, u प्लस में v माइनस में, सो 2u अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर। सो यहाँ पे बन रहा है ये 2u अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर, ऐसा बना। यहाँ पे क्या बनेगा, जब आप v के रिस्पेक्ट में करोगे, देन हमने v के रिस्पेक्ट में ही किया ना पहले, सॉरी हमने पहले v के रिस्पेक्ट में किया है, और v के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिखना है 2u अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर, 2u अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर। अगर इसी y का मैं u के रिस्पेक्ट में करूँ, देन सर u के रिस्पेक्ट में करोगे u माइनस v, यहाँ पे फिर से 1 आएगा, माइनस u प्लस v, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई u माइनस v होल स्क्वायर। सर u और u कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये -2 भी बनेगा, -2 भी बनेगा अपॉन u माइनस
v होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -2v अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर। अब इसको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, देखो 2u भी बन रहा है ये, तो न्यूमरेटर में 2u भी अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर बना, माइनस एंड माइनस प्लस, यहाँ से भी क्या बनेगा 2u भी अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर बनेंगे। सो ये बन रहा है 2 + 2 4 u v अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर। ये जो आया है वो जैकोबियन इनवर्स है, जो हमें चाहिए उसका इनवर्स है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? ये वाली वैल्यू हो जाएगी u माइनस v होल स्क्वायर अपॉन 4u v। देखो कौन सा ऑप्शन है, ए, है ना। सॉल्व हो गया ये से। कॉन्सेप्ट पता है इसलिए हम कर पा रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी यूज में आ रहा है, जैकोबियन है भैया तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आएगा, है ना। तो वो आया। यहाँ पर भी लोग कुछ रुक गए थे सॉल्व करने के टाइम पे कि अब ये यार y का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो भैया जो डिफरेंशिएशन का रूल है u बाई v वो हर जगह पे अप्लाई होगा, चाहे वो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो चाहे नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो। चलो इसके ऊपर आइए, एरिया ऑफ द रीजन, है ना। एरिया निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फिर भी हम यहाँ पे जा रहे हैं। एक फंक्शन है y इक्वल टू जी एक्स, दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। इन दोनों ही फंक्शन के बीच में x का कुछ लिमिट दिया हुआ है कि x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b के बीच में कितना एरिया इंक्लोज्ड हो रहा है। सर ये 2 डायमेंशनल सरफेस है, इस एरिया को dA इन द रीजन R इंटीग्रेशन करें, हम किसी भी ऑर्डर में करें dx dy या dy dx, ये एरिया को ही कैलकुलेट करके बता रहा होगा। हम कौन सी ऑर्डर में करें ये डिपेंड करेगा कि हमारा शेप कैसा है। अगर शेप ऐसा है सर हॉरिजॉन्टल ले लो तो बेटर है, क्योंकि वर्टिकल लोगे तो वर्टिकल स्प्लिट होगा, लिमिट चेंज करेगा, तो इंटीग्रेशन 2 पार्ट में टूट जाएगा। अगर कुछ ऐसा है सर आप हॉरिजॉन्टल लीजिए या वर्टिकल लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो हम ध्यान में रखेंगे। अगर जो स्ट्रिप ले रहे हैं उसका पोजीशन दो डिफरेंट डिफरेंट कर्व पे चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि उस तरीके को अवॉइड किया जाए, ठीक है। बाकी एरिया हम लोग पहले भी कर चुके हैं, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आता हूँ और वहां पर जो अप्लाई करेंगे उसको सीखेंगे। पहले मैकेनिकल 2006 का क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि इन दोनों कर्व के बीच एरिया इंक्लोज्ड कितना है, इन दोनों बीच का कर्व के एरिया इंक्लोज्ड कितना है। पहले आप मुझे बताओ कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से पॉइंट होंगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे। मैं फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक्चुअल मेथड से जाते हैं। सर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक कर्व ऐसा बन रहा है और दूसरा कर्व ऐसा बन रहा है। ये वाला जो कर्व है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई सॉरी, ये वाला जो कर्व है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप। ये वाला जो कर्व है वो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 है। एक तो पता चल गया कि सर 0,0 है, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है सर, x एंड y यहाँ पे दोनों मीट कर रहा है, x एंड y यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों मीट कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे x एंड y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ रही, 4 आ रही, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 4 आ रहा है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना नहीं आ रहा है तो इस स्टेप को देखेंगे यहाँ से। एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 4y है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर y पे पावर 4, 4 का स्क्वायर 16
इज इक्वल टू 4y। ये बन जाएगा y पे पावर 4 64y। इसको इस साइड में लेकर आया, y कॉमन लिया, y क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 हुई एंड y की वैल्यू 4 हुई। अगर y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 आएगी। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, इसलिए x की वैल्यू सिर्फ 4 आएगी, -4 नहीं आएगी। तो ये हो गया एक्चुअल वे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करने का। ओके, अब ये सर कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, अब मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला है dx dy, है ना। तो dx dy के लिए मैं कौन सा स्ट्रिप लूं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ले चलो, मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ। इस वर्टिकल स्ट्रिप का मूवमेंट x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक होगा। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 तक होगा। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो x का लिमिट 0 से 4 तक रखूंगा। y का लिमिट कहां से कहां तक? सर y का लोअर लिमिट ये कर्व देगा, ये कर्व है x²/4। और अपर लिमिट कहां से? सर अपर लिमिट यहां से मिलेगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी? सर y की वैल्यू मिलेगी 2√x। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2√x। देखो 4x बन गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड x का स्क्वायर रूट x। सो 2√x बन गया। यहाँ पे मैंने dy लिखा, dx लिखा। पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। सर 2√x माइनस x²/4 dx बन गया। 2√x का इंटीग्रेशन करेंगे। सर 2√x का इंटीग्रेशन 2 x पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x²/4 का इंटीग्रेशन करेंगे x³/3। सो ये 12। लिमिट पुट करेंगे, 0 to 4 पुट कीजिए। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, ये है 3/2 माइनस 4 पुट करेंगे, 4 का क्यूब 64 अपॉन 12। जो कैंसिल आउट हो रहा वो कैंसिल आउट कर लेंगे। देखते हैं क्या, 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा मेरे में। 16 अपॉन 16 इंटू 2 32 अपॉन 3 माइनस 64 डिवाइड कीजिए। 64 16 4 जा एंड 3 4 जा, है ना। तो ये आ गया 16/3। सर इतना मेहनत किया तो आंसर आया 16/3। ये समझ में आया सबको? एग्जाम में इतना करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन के लिए? एग्जाम में इतना करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन के लिए? इतना करोगे ना एग्जाम में तब तो हो गया फिर, है ना? कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस के साथ साथ अपने को ध्यान में भी रखनी है। चलो थोड़ा सा मैं आपका यहाँ पे 2 चीजें बताऊंगा जिससे कि आप एग्जाम में थोड़ा अपना टाइम सेव कर सकते हो। क्या हो गया आज इसको? आप थोड़ा टाइम सेव कर सकते हो, नथिंग एल्स। ओके, टाइम सेव कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। क्या आप इससे डायरेक्टली y की वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर, y की वैल्यू 2√x। इससे आप डायरेक्टली y की वैल्यू निकाल सकते हो? यस, y की वैल्यू x²/4। हमें पता है कि एरिया कुछ भी निकल कर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। तो हमारे कैलकुलेशन करने के बाद अगर कुछ निगेटिव आ रहा होगा तो उस निगेटिव को हम इग्नोर कर लेंगे। हमने लिखा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इन दोनों में से किसी एक y को ले लो। लेट से मैंने x²/4 को ले लिया, माइनस कर लो दूसरे वाले y को, 2√x भी ले लिया, है ना। और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो सर मुझे x का लिमिट चाहिए होगा, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। सर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको सॉल्व किया, सर आया सर -16/3। आंसर क्या होगा? 16/3। हम डायरेक्टली इस स्टेप पे पहुंच रहे हैं, विदाउट ग्राफ वगैरह ये सब, हम डायरेक्टली इस स्टेप पे पहुंच रहे हैं। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? यस। ओके, दूसरा सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, y इज इक्वल टू kx,
y square is equal to kx and x square is equal to ky। इन दोनों के बीच में जो एरिया निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, ऑब्जर्व करके बताओ। बोलिए, ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कितना एरिया निकल कर आएगा। के स्क्वायर बाई 3, देख लो जरा। के स्क्वायर बाई के माइनस 1, रिकेश बोल रहे हैं सर के स्क्वायर बाई के माइनस 1, ऐसा के माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना आपका टास्क है, सॉल्व कीजिए और फार्मूला बनाइए और बताइए कि क्या आ रहा है, ताकि आपका थोड़ा सा डायरेक्टली रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे आओ। एरिया enclosed between the straight line y is equal to x and y is equal to x square। थोड़ा सा रुक जाना, समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये कर्व है y is equal to x square एंड ये कर्व है x is equal to y square। ओके, ये वाली लाइन है y is equal to x वाली लाइन। हमसे जो पूछा गया है वो y is equal to x और y is equal to x स्क्वायर के बीच का एरिया पूछा गया है। क्या टोटल एरिया इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया होगा, क्या उसका हाफ एरिया यहाँ पे पूछा गया है? क्या उसका हाफ एरिया यहाँ पे पूछा गया है? से यस और नो? यस। अभी थोड़ी देर पहले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स टाइप का, तो हमने एरिया क्या बोला? सर एरिया होगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। एरिया क्या हो जाएगा? के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर से के की वैल्यू बता सकते हो क्या? आ गया यहाँ से कि सर यहाँ से एरिया निकल कर आ गया 1/3, तो ये हाफ वाला एरिया कितना हो जाएगा? 1/6। आंसर आ गया 1/6। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, एरिया ओवर द सरफेस। एरिया ओवर द सरफेस ये एक रीजन है। ये कोई जेड में सरफेस है, मतलब किसी हाइट पे कोई सरफेस दिया हुआ है, अम्ब्रेला है समझ लो, है ना। मुझसे बोला कि इस वाले बाउंड्रीज को ऊपर लेके जाओ, इस वाले बाउंड्रीज को ऊपर लेके जाओ, पूरी बाउंड्रीज को ऊपर लेके जाओ, जितने भी पॉइंट्स हैं ऊपर जाकर कहीं ना कहीं ये कट कर रहा होगा उस कर्व को। जहां से कट कर रहा है वो उतना सरफेस मुझे बताओ कि उसकी एरिया किसकी इक्वल है। एरिया अंडर द कर्व भी निकाल सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व भी तो है ना वो मेरे भाई। ये क्या है? एरिया अंडर द कर्व भी तो है। ये एरिया अंडर द कर्व ही तो है, दो कर्व है उसके अंडर का ही तो एरिया है। ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये 1/6 निकल कर आया, ये वाली पोर्शन भी 1/6 है, तो टोटल सम कर लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है मनोज? इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? नो प्रॉब्लम, ओके। हम इसकी बात कर रहे थे, सरफेस एरिया की बात कर रहे थे कि कोई जेड सरफेस दिया हुआ है एफ एक्स वाई किसी रीजन आर के लिए, मुझे उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है।
ये रीजन R जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूज होगा लिमिट को प्रोवाइड करने में। वही बताएगा कि मुझे कौन सी बाउंड्री से कौन सी बाउंड्री तक इंटीग्रेशन करने हैं। ओके, वो इंटीग्रेशन का बाउंड्री बताएगा। अब उस सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? दिस फार्मूला, ये स्क्वायर रूट वाला फार्मूला हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए। जब हम लोग लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट कर रहे थे उस टाइम पे भी सेम फार्मूला था, लेकिन वहां पर इसकी जगह पे क्या लिखते थे हम लोग? dx लिखते थे या फिर dt लिखते थे, है ना? तो वो लेंथ ऑफ आर्क देता था। याद है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx लिखते थे लेंथ ऑफ आर्क। यस, अब यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क की जगह मुझे सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो जब सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, है ना? छोटा सा मैंने पोर्शन कंसीडर किया और उसी को इंटीग्रेट किया है यहाँ पर। अब जो z सरफेस है वो दो फंक्शन का, एक x का और एक y का। तो z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन स्क्वायर, z का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन स्क्वायर एंड पूरे का स्क्वायर रूट, है ना? एक्चुअली क्या होता है कि सर पैरामीटर जो भी रहता है ना हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो यहाँ पर dz अपॉन dz और होल स्क्वायर आएगा। तो dz अपॉन dz तो 1 होता है सर, 1 का स्क्वायर 1 बनता है, इसलिए वहां पे 1 लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया फार्मूला अपना सरफेस एरिया का। अब इस सरफेस एरिया का फार्मूला हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ESC 2021, ESC 2021 आर जो रीजन है उस रीजन के बारे में बताया है कि वो एक रेक्टेंगुलर रीजन है जहां पर x की वैल्यू 0 to 1 है एंड y की वैल्यू 0 to 4 है। रेक्टेंगुलर रीजन है ना, एक रेक्टेंगल बना रहा है, ऐसा रेक्टेंगल है। x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, y की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक, ऐसा एक रेक्टेंगुलर रीजन है। तो इसी से हम लिमिट प्रोवाइड करेंगे इस रेक्टेंगुलर रीजन से। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फार्मूला है डबल इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो इट इज माइनस 2x। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो बन गया वो माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बना। मुझे इसका स्क्वायर करना है सर, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसका स्क्वायर करूंगा, सर यहाँ पे y है ही नहीं, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके स्क्वायर करोगे तो वो 0 ही आएगा, है ना? अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि सर dy dx लिख लीजिए। x का लिमिट 0 to 1, y का लिमिट 0 to 4, है ना? अब थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे, 0 to 1 0 to 4। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? सर डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, न्यूमरेटर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ तो 4 बना। तो सर न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे dx dy dx बन रहे हैं। जब मैं यहाँ पे देखूं तो ये फंक्शन x का, इट मींस y डायरेक्टली चला जाएगा, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ 0 to 4 dy एंड 0 to 1 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आपको याद है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली? अगर याद है तो हम डायरेक्टली यूज कर लें, नहीं याद है तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे सर? x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। बोलिए सचिन। सर ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया, हम्म, तो ये 4 आएगा, आना चाहिए यहाँ पे इंटीग्रेशन। यहाँ पे 4 आया ना, जी, अपन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या है? ये रूट है, रूट है, तो 4 का रूट क्या हुआ? 2 होगा। 2, एंड नीचे में क्या आ जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
आ गया है ना। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो x की वैल्यू क्या लेंगे, 2 sin थीटा, तो dx क्या बन जाएगा, 2 cos थीटा d थीटा, वो पुट कर लेंगे पहले। तो dy, इसका इंटीग्रेशन सर 4 आ गया, इसको अलग कर लो, ये 2 है, 2 भी अलग कर लो, है ना। और लिमिट हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे, 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, सर 4 sin स्क्वायर थीटा बनेगा, 4 sin स्क्वायर थीटा बनेगा। dx क्या बनेगा सर, dx 2 cos थीटा बनेगा, d थीटा, 2 cos थीटा d थीटा, 4 2 जा 8। इंटीग्रेशन आप यहाँ पे सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। 4 कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट लगा है, बाहर क्या मिलेगा, 2। ओके, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। एंड यहाँ पर सर 2 cos थीटा d थीटा पहले से है सर, 2 cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, थीटा, तो सर 8 थीटा आया। थीटा क्या आएगा यहाँ से देखो जरा सर, साइन थीटा x/2, x/2, थीटा क्या बना सर, साइन इनवर्स x/2 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 8 साइन इनवर्स x/2। लिमिट प्रोवाइड कर दो, लिमिट क्या है x का, 0 to 1, x का लिमिट 0 to 1, x की वैल्यू 1 पुट किया सर, साइन इनवर्स 1/2, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, π/6, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, फाइनल आंसर आ गया 4π/3, फाइनल आंसर आ गया 4π/3, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। और चाहो तो आप जितना इंटीग्रेशन पे अपना धीरे धीरे कमांड होते जाएगा, हम उतने ही ज्यादा फार्मूला को ध्यान में रख सकते हैं। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a, ये तो सॉल्व करके लिख रहे हैं, साइन इनवर्स x अपॉन 2 निकल कर आया, है ना। तो अगर ये याद होता तो मैं इतने सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं करता, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता। समझ में आ रहा है, हाँ हाँ बोलिए, यस, पेज डाउन। ये वाला टॉपिक में गेट में क्वेश्चन पूछता है, वो वाला तो चलो पूछता है, ईएससी में पूछा है, ये वाला टॉपिक में गेट में बहुत क्वेश्चन पूछता है, 7-8 साल 5 साल 4 साल ऐसे गैप देता है, एक क्वेश्चन पूछ देता है इस टॉपिक पे। कौन सी ब्रांच में पूछेगा ये पता नहीं चलता है अपने को कि कौन सी ब्रांच में पूछ रहा है, लेकिन हाँ पूछता है रेगुलर। अभी क्वेश्चन देखेंगे आपको आइडिया मिलेगा। मुझसे बोला है कि एक सरफेस है z इज इक्वल टू fx, y, उस सरफेस का रीजन r के अकॉर्डिंग कितनी वॉल्यूम बन रहा है, वो वॉल्यूम बतानी है, वो वॉल्यूम बतानी है कि वो वॉल्यूम कितनी बन रही है। तो समझेंगे पहले लॉजिकली कि डायग्राम से कि क्या बोला जा रहा है। ओके, आपको बॉटम में एक डॉटेड लाइन से ग्रीन कलर का रीजन दिख रहा होगा, है ना, ये वाला रीजन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये रीजन यहाँ पे आर दिया हुआ है। इस रीजन को बोला कि वहां तक ऊपर उठा लो जहां तक वो दिए हुए सरफेस जेड को टच करता हो। इस रीजन आर को की बाउंड्रीज को वहां तक ऊपर लेके जाइए जहां तक ये ऊपर वाले सरफेस को टच कर रहा है, तो वो कुछ ऐसा रीजन निकल कर आया। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो वो क्या है वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। वो कुछ ऐसा शेप बन रहा है, एक पाइप है, इस पाइप को आप ऐसे कट कर दोगे, यहाँ से ऐसे कट कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा शेप बनेगा। है तो पाइप का एक पार्ट, अगर ये पाइप का एक पार्ट है तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा। हमें उस वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, हमें उस वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो उस वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए
जो फार्मूला दिया गया है वो फार्मूला है कि कर्व कौन रिप्रेजेंट करता है सर, जेड। ये रहा जेड, तो इस जेड को, जेड क्या है, हाइट है, और ये dx dy एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरिया गुण इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम देगा। तो z dx dy वॉल्यूम दे रहा है, z है फंक्शन x, y, फंक्शन x, y dx dy, दैट विल गिव द वॉल्यूम, वो वॉल्यूम दे देगा। जो रीजन r है उस रीजन के अकॉर्डिंग हम लिमिट प्रोवाइड कर दिया करेंगे। रीजन r सिर्फ और सिर्फ लिमिट को प्रोवाइड करने में काम में आएगा। क्लियर हुआ? नॉट ऑडिबल। हेलो, हेलो, सबको तो आवाज आ रहा है भाई, किसको आवाज नहीं आ रहा है, किसको आवाज नहीं आ रहा है? सीखा, सीखा, माइक कनेक्ट कीजिए अपना। ओके, बोलिए, अब आ रहा है? अब आवाज आ रहा है आपको? यस सर, आवाज आ रहा है, चलो ठीक है, फाइनल हो गया अपना। तो ध्यान में रखेंगे, वॉल्यूम निकालना है, z इंटू डी एक्स डी वाई करेंगे, वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। पेज डाउन। अब आइए, EC 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ, आराम से देखेंगे। एक सरफेस है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड इज इक्वल टू फंक्शन एक्स कॉमा वाई, एक सरफेस है। मुझे बोला गया है कि बॉटम में एक ट्राइंगल बना हुआ है एक्स वाई प्लेन में, जो वाई इज इक्वल टू 0 to x तक है एंड x की वैल्यू 0 to 12 तक है। तो उस ट्राइंगल के ऊपर इस सरफेस को लिंक करने पे जो वॉल्यूम क्रिएट होगा वो वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन z dx dy, z dy dx लिख लो या dx dy लिख लो, है ना। तो मैंने लिखा डबल इंटीग्रेशन, z की वैल्यू x प्लस वाई है, तो मैंने यहाँ पर x प्लस वाई लिख लिया, dy dx लिख लिया। y का लिमिट 0 to x तक है, y का लिमिट 0 to x तक, x का लिमिट 0 to 12 तक है, मैंने x का लिमिट 0 to 12 दे दिया। पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फंक्शन x है, तो y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करेंगे। x इंटू वाई बना, एंड y का इंटीग्रेशन सर y स्क्वायर बाई 2 बनेगा। y का लिमिट 0 to x है, आ गए हम यहाँ पे 0 to 12, y की जगह x पुट किया सर एक्स स्क्वायर, y की जगह x पुट किया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, y की जगह 0 पुट किया 0, y की जगह 0 पुट किया 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0 to 12 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 3/2 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे सर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट फ्रॉम 0 to 12, 3 and 3 कैंसिल, आंसर आ गया 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2, 12 का क्यूब करो और डिवाइडेड बाई 2 करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। 144 into 6 that is 864, आंसर आ गया 864, है ना। तो ये हो गया अपने आंसर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिकल 2015 का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई ई रेज टू एक्स, लिमिट दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। बोला गया इससे एक ट्राइंगल बन रहा है, उसी में इंटीग्रेशन करना है। ट्राइंगल क्या है वो ऑब्जर्व कर लीजिएगा, सॉरी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, x is equal to y line, it means y is equal to x line, ये y is equal to x line, x is equal to 0, x is equal to 0 it means y axis,
ये लाइन है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ गया, ये y इज इक्वल टू 1 है। इस रीजन में मुझे इंटीग्रेशन करना है, यही रीजन r के लिए मुझे लिमिट प्रोवाइड करेगा। फंक्शन ये रहा, तो सर वॉल्यूम इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन फंक्शन सर e रेज टू x dy dx। अब आपको जिसकी जो लिमिट प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड कीजिए। कौन सा स्टेप लूं? आप जो बोलोगे मैं वही स्टेप लेकर सॉल्व करूंगा। कुछ बोलिए कौन सा स्टेप लूं? हॉरिजॉन्टल लेने बोल रहा, चलो मैं हॉरिजॉन्टल लेता हूँ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्टेप लेता हूँ तो y की वैल्यू 0 से लेकर y की वैल्यू 1 तक जाएगी। y की वैल्यू 0 से लेकर y की वैल्यू 1 तक जा रही है। x का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा? सर ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू y है। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू y तक जाएगा। यहाँ पर e रेज टू x हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे? किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे? सर x का लिमिट पहले पुट हो रहा है, पहले x के रिस्पेक्ट में, देन y के रिस्पेक्ट में। देख लो 0 टू 1 e रेज टू x का इंटीग्रेशन सर e रेज टू x ही होता है। लिमिट क्या है? 0 टू y है। लिमिट पुट किया सर 0 टू 1 e रेज टू y माइनस 0 पुट किया 1 डी वाई, है ना। e रेज टू y का इंटीग्रेशन e रेज टू y एंड 1 का इंटीग्रेशन y 0 टू 1। 1 पुट करेंगे सर e रेज टू 1 e माइनस 1 आया, 1 पुट किया 1 आया। लोअर लिमिट पुट किया सर 0 पुट करेंगे e रेज टू 0 1 माइनस 0 पुट करेंगे 0 e माइनस 2। ई की वैल्यू होती है 2.718 माइनस 2, आंसर आ गया 0.718। क्लियर हुआ? इन सारे क्वेश्चन को ना घर पे बैठ के खुद से भी करना। अब ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन या मुझे बताने की जरूरत है? इससे निकाल लोगे z की वैल्यू 6 माइनस x माइनस वाई, इससे ट्राइंगल बना लोगे, इससे ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। आई थिंक कि कर लेंगे सभी, है ना। ट्राइंगल बनाना जरूरी है सर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y इज इक्वल टू 2/3x, कोई लाइन होगा y इज इक्वल टू 2/3x, ओरिजिन से पास कर रहा है वो तो पता है। ये y इज इक्वल टू 2/3x लाइन हो गया। एक है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इट मींस x एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे कोई लाइन है, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। इसी में मुझे इंटीग्रेशन करना है, यही लिमिट अपना प्रोवाइड करेगा। आपको हॉरिजॉन्टल लेना है हॉरिजॉन्टल से सॉल्व कीजिएगा, वर्टिकल लेना है वर्टिकल से सॉल्व कीजिएगा। दोनों से इच्छा है, टाइम बहुत ज्यादा है तो दोनों से सॉल्व करके घर पे देख लीजिएगा कि किससे सॉल्व करके देखूं क्या आंसर आ रहा है। चाहे आप हॉरिजॉन्टल लो या वर्टिकल लो, लेके देख लेना। पेज डाउन। अब आते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन पे। वॉल्यूम इंटीग्रल, जैसे कि मैं सिंपल बोलूं वॉल्यूम के बारे में, जैसे लेंथ के बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? एक इंटीग्रेशन कर दो लेंथ मिल जाएगा। हम लोग बोलते हैं एरिया के बारे में, सर डबल इंटीग्रेशन कर दो एरिया मिल जाएगा। उसी तरीके से वॉल्यूम निकालने के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन किया जाता है, डी एक्स डी वाई डी जेड। लेकिन अगर किसी वॉल्यूमेट्रिक, ये कोई वॉल्यूमेट्रिक सरफेस है, मतलब 3 डायमेंशनल सरफेस है, कौन है ये, मुझे इससे लिमिट लिया जाए, रीजन मानकर इससे लिमिट लिया जाए और किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाए तो हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। तो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं वॉल्यूम इंटीग्रल को। ओके, तो फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए इंटीग्रेट करने के लिए कोई रीजन आर होगा और वो रीजन कैसा होगा? सॉलिड रीजन होगा, और उस सॉलिड रीजन को हम कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं। सॉलिड रीजन कैसा भी हो सकता है, ये है एक स्फीयर, सर स्फीयर एक सॉलिड रीजन हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर एक सिलेंडर भी हो सकता है, ये भी एक सॉलिड रीजन है, ये भी हो सकते हैं। तो जो दिया हुआ रहेगा सरफेस, उससे जो वॉल्यूम बन रहा है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन का, ये बना देगा वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर हम लोग। 0 to 1, 0 to x,
0 to y एक्स वाई डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। आप क्वेश्चन को देखकर पहले बताएंगे कि हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करनी है। चलो मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। लो ऐसे ऑर्डर ही रख देता हूँ, डी वाई डी जेड डी वाई लास्ट में डी एक्स का। अब तो पता चल गया कि जेड के रिस्पेक्ट में करना है। वैसे कैसे पता चलते हैं वो भी बता देता हूँ। ये कांस्टेंट है, ये एक्स है, ये वाई है, बचा कौन सा वेरिएबल? जेड। तो हम पहले जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, हम पहले जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। लास्ट ईयर ऐसे ही पढ़ा रहा था 20 में डबल इंटीग्रेशन, और पढ़ाते पढ़ाते जो क्वेश्चन दिया वैसा ही क्वेश्चन आ गया ईएससी में। तो कर लो, बेटर रहेगा। कम से कम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर एग्जाम में दिख गया तो वहां पे कर पाएंगे। ये चीज समझना चाहिए आपको कि यहाँ पर एक्स एंड वाई है, तो जो बचा हुआ वेरिएबल है वो जेड है। तो मैं जेड के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करूंगा। 0 to 1 0 to x एक्स वाई पहले से है, dz का इंटीग्रेशन z हुआ, z का लिमिट 0 to y दिया हुआ है, 0 to y लिमिट पुट किया। अब बचेगा dy dx। सर 0 to 1 लिखा, x y लिखा, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो y बनेगा, एंड ये बन गया y स्क्वायर। एक और इंटीग्रेशन है जो 0 to x के लिए। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर x का फंक्शन है, तो हम बचा कौन सा वेरिएबल? y का, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। 0 to 1 x y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लिमिट 0 to x है, लिमिट 0 to x है। x पुट करेंगे x क्यूब बाई 3, 0 पुट करेंगे 0। तो ये बनेगा 0 to 1 x रेज टू 4 अपॉन 3 dx। x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन करेंगे सर x रेज टू 5 अपॉन 5, सो ये बन गया 15। 0 to 1, फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन 15। आ रहा है सबका? चलो इसके बारे में सोचो। 3 माइनस 4x है और वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट d भी दिया हुआ है। E is the region below z is equal to 4 minus xy। z जो है वो 4 माइनस xy के नीचे का रीजन है, ओके, जो कि इस सरफेस से बन रहा है, xy प्लेन में इस सरफेस से बन रहा है। x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, y की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 लिमिट अपने को देना है। सर x का लिमिट 0 से 2 तक है, y का लिमिट 0 से 1 तक है, z का लिमिट कहां से कहां तक होगा वो डिसाइड करेंगे। 3 माइनस 4x dz dy dx ऐसा लिखेंगे। अब सर मैं z का लिमिट नहीं बता पा रहा हूँ कि z का लिमिट कहां से कहां तक रखें। अपर लिमिट तो ये पूरा फंक्शन ही बन जाएगा, 4 माइनस एक्स वाई बनेगा। लोअर लिमिट क्या बनेगा बता सकते हो? यहाँ पर z का लोअर लिमिट क्या बनेगा? सोचो समझो और बताओ कि z का लोअर लिमिट क्या बनेगा। 4 बनेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो z की वैल्यू 4 आ रही है। तो 4 से लेकर 4 माइनस एक्स वाई तक गया है। अब आपको ये चीज समझना चाहिए, रीजन बिलो z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स वाई, इसके नीचे के बारे में बोला गया है। तो लोअर लिमिट यहाँ से मिलेगा, अपर लिमिट यहाँ से मिलेगा। तो ये अपर लिमिट 4 माइनस एक्स वाई गया, यहाँ से लोअर लिमिट 4 दिया, 0 0 पुट कर दिया, वो सब 4 दे दिया। अब सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। पहले z के रिस्पेक्ट में z आएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे,
फिर उसके बाद मल्टीपल कर लेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में करेंगे। बोलिए, सब कोई का आंसर भी आ रहा है? बोलिए, आएगा क्या? यस, देख लो, इसको सॉल्व कर लोगी। 6z² dv फर्स्ट ऑक्टेंट बोला है। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब क्या होगा सर? ये x एक्सिस, y एक्सिस, या इसको y ले लो, ऊपर वाले को z ले लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये z है, ये रहा, ये कहलाएगा फर्स्ट ऑक्टेंट। जहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो फर्स्ट ऑक्टेंट कहलाता है। जैसे क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी तरीके से 8 ऑक्टेंट होता है। ओके सर, लोअर लिमिट लेस है अपर लिमिट से, तो हो सकता है ना मेरे भाई, हम इंटीग्रेशन ऐसा बोल दें 4 to 2 dx कैलकुलेट करने के लिए, तो करोगे ना? मना थोड़ी करेंगे कभी कि लोअर लिमिट सर छोटा है या बड़ा है, इंटीग्रेशन है ना, हमें लेंथ कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी बोला है। अब इसमें सर हम सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है? वो चीजें यहाँ पर मैटर रखती है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 है, तो x एक्सिस वाला ये वाला पॉइंट हो जाएगा a 0 0, y एक्सिस वाला पॉइंट हो जाएगा 0 b 0, एंड z एक्सिस वाला पॉइंट हो जाएगा 0 0 c। सो इसको एडजस्ट करके आप ये 3 के 3 पॉइंट निकाल सकते हो, ये 3 के 3 पॉइंट निकाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। जब मैं इसका इंटीग्रेशन देखूंगा तो वो सॉलिड इंटीग्रेशन होगा, तो वो सॉलिड पार्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो सॉलिड पार्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये जो सॉलिड पार्ट है वो कैसे मूव होगा सर? सॉलिड पार्ट इस पूरे ट्रायंगल पे मूव होगा, है ना? और ये ऊपर की तरफ टच कर रहा है, और वो कौन सी सरफेस को टच कर रहा है सर? वो ये वाली सरफेस को टच कर रहा है, ऊपर का पोर्शन ये वाली सरफेस को टच कर रहा है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो z का लिमिट कहां से कहां तक होगा सर? ये एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन में z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो मैं यहाँ पर z का लिमिट 0 पुट करूंगा। z का अपर लिमिट मुझे यहाँ से मिलेगा। z का अपर लिमिट क्या आएगा सर? 10 माइनस 4x माइनस वाई अपॉन 2, ये हो गया z का अपर लिमिट। अब मुझे सर y का लिमिट बताना है। देखो, ये जो नीचे में आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसी पे तो वो सॉलिड वाला पार्ट मूव हो रहा था, और इस वाले पार्ट का मुझे इक्वेशन निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीका है। देखो, 4x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 10 है। ये जो प्लेन येलो वाला दिया है, वो येलो वाला में z की वैल्यू 0 है, तो वो इक्वेशन कैसा बनेगा? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 टाइप से, है ना? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम लिमिट कैसे प्रोवाइड करेंगे? देखो, ये x है, ये y है, और ये वो वाली लाइन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैं हॉरिजॉन्टल लूं, मैं वर्टिकल लूं, डिपेंड कर लेगा। मैं वर्टिकल ले लेता हूं, तो यहाँ से y मिलेगा, यहाँ से x मिलेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से y इज इक्वल टू 10 माइनस 4x, तो मैंने 10 माइनस 4x लिखा। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक सर? x की वैल्यू 0 से लेकर इस वाले पॉइंट तक, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 10 अपॉन 4, तो 5 अपॉन 2 आया। इतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा क्या गेट के एग्जाम में? आपको लगता है इतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा गेट के एग्जाम में? नहीं, ठीक है? मेथड समझ लिया। टेस्ट सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे, हम उस क्वेश्चन को देख लेंगे, कोशिश कर लेंगे हाँ सॉल्व करने का। हम बहुत ज्यादा फोर्स अपने आप को नहीं करेंगे या डिप्रेस नहीं होंगे कि नहीं सॉल्व हो रहा है मेरे से, अब क्या करूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों से नहीं होता है, हमसे भी नहीं होगा। अननेसेसरी टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे इन सब चीजों पे।
हमने देख लिया, हम जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन पे 3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं जाना चाहिए। अगर आप इसमें जेड की वैल्यू निकाल कर पुट करोगे, ये लिमिट पुट करोगे, सब कुछ सॉल्व करोगे, आपको 5 से 7 मिनट इजिली चले जाएंगे, 10 मिनट तक जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया भी तो कैसा आएगा, वो यहाँ से आपको जेड स्क्वायर ये हटा देंगे, और अगर ये हट जाता है तो सीधा ये वॉल्यूम बचता है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें डायरेक्टली मिल जाए तो वो बेटर है। फिर ये क्वेश्चन देखो ईसी 2017 में पूछा था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन देखकर डर लग जाता है। आप इसका इक्वेशन बता सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का। सर ये एक सर्कल बन गया। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस कितना है? 1 यूनिट। ओके, देखो z की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट की है, z की वैल्यू मैंने 1 पुट की है, और अगर मैं z की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब हुआ कि x भी 0 है और y भी 0 है, तभी तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे 0 हुआ है। तो सर वो ओरिजिन यहाँ पे मिल गया। मैंने एक सर्कल यहाँ पे क्यों बनाया? क्योंकि ये z इक्वल टू 1 हाइट पे बना। मैंने यहाँ पे पॉइंट क्यों बनाया? क्योंकि वो z इक्वल टू 0 पे बना है। इट मीन्स कुछ ऐसा शेप बन रहा होगा, कुछ ऐसा शेप बन रहा होगा। देखो आंसर भी आ गया चंद्र का, ऐसा शेप बन रहा होगा। अब मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा बोलूं कि मैं इसका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट की तरीके से सोचूं। देखो ये एक सर्कल है, इस सर्कल का मैं रेडियस मान लेता हूं r, इस सर्कल का रेडियस मान लेता हूं r, तो उस सर्कल का एरिया कितना होगा? उस सर्कल का एरिया कितना होगा? बोलिए। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या बोल रहा हूं मैं? आर, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो मैंने लिख लिया पाई आर स्क्वायर डी जेड। ओके, आर क्या बनेगा यहाँ पर? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? सर इक्वल टू जेड क्यों लेंगे? ये लेस देन इक्वल टू क्यों बोला? वो लेस देन इक्वल टू ये बता रहा है कि इसके अंदर के पूरे पार्ट का वॉल्यूम बताओ। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? सर जेड क्यूब के इक्वल हो गया। पाई जेड क्यूब डी जेड। जेड की लिमिट पता है क्या क्वेश्चन में? हाँ, 0 to 1। सॉल्व किया, पाई जेड रेज टू 4 अपॉन 4, 0 to 1, आंसर आ गया पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 किसके कितने इक्वल होता है भाई? पाई 3.14 डिवाइडेड बाई 2 1.57, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.785, 0.785 आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर हो गया 0.785। इसमें कुछ अलग ही किया हमने, एरिया इंटू डीजेड किया। पहले क्या कर रहे थे? जेड डीएक्स डी वाई कर रहे थे। अब डीएक्स डी वाई क्या है? सर डीएक्स डी वाई एरिया है, एंड जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लिए तो एरिया इंटू डीजेड करेंगे तो वो भी तो वॉल्यूम ही देगा, है ना। यहाँ पर हम एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ पर एरिया का हम जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। दोनों एक ही चीज के तरीके से हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं है। नाउ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, चलो इसको भी खत्म ही कर लेते हैं, थोड़ी सी चीजें वेक्टर में काम में आएगा। वैसे सिर्फ आपको ये ध्यान में रख लेना है, आप लोगों को मैंने जैसे पोलर कोऑर्डिनेट बताया है ना, स्फेरिकल भी तो होगा ऊपर, नहीं स्फेरिकल नीचे है। चलो पहले पोलर पे चले जाते हैं हम लोग, सिर्फ 2D पे बात करते हैं अभी। ये 2 डायमेंशनल सरफेस है, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने एक्स की वैल्यू क्या ली थी? सर एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू क्या ली थी? सर आर साइन थीटा, है ना। ओके, अगर मैं सरफेस का एक्चुअल नाम एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर रखूं, और मैं बोलूं कि यहाँ पर एग्जम्पशन मैंने लिया x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो इस स्मॉल r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी इस पूरे सरफेस के लिए, 0 टू r के लिए, 0 टू r तक। ओके, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी सर, 0 टू 360 डिग्री। यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने ये जो कन्वर्जन या ये जो रिजल्ट लिखा है वो किसके लिए लिखा है, इस रीजन जो अंदर में बना हुआ है उस पूरे के लिए लिखा है। तभी सर आर वेरी कर रहा है, तभी वो आर वेरी कर रहा है 0 टू कैपिटल आर तक। ये सेंटर है, यहाँ पर रेडियस 0 है, यहाँ पर कोई पॉइंट किया तो रेडियस बढ़ा, यहाँ पे पॉइंट किया तो थोड़ा और रेडियस बढ़ा, और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया तो कैपिटल आर के इक्वल है। इस पूरे सरफेस के लिए कर रहे हैं, तब जाकर आया। और ऐसे सरफेस में डी एक्स डी वाई को अगर मुझे डी आर डी थीटा में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए डी एक्स डी वाई को क्या लिखेंगे हम लोग, आर डी आर डी थीटा लिखेंगे ना, जैकोबियन पढ़ाया अभी आज हमने, आर डी आर डी थीटा, है ना, आर डी आर डी थीटा। तो ये हो गया। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को सर, सेम सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेम सर्कल, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन दिस टाइम मैं सरफेस पे नहीं, इस कर्व पे रहना चाहता हूं, मैं इस कर्व पे ही रहना चाहता हूं, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। अब आप x इज इक्वल टू क्या लोगे, स्मॉल आर कॉस थीटा या कैपिटल आर कॉस थीटा, सर कैपिटल आर कॉस थीटा बनेगा। उसी तरीके से y इज इक्वल टू क्या बनेगा, कैपिटल आर साइन थीटा बनेगा, कैपिटल आर साइन थीटा बनेगा। आर क्या है सर, कांस्टेंट है, आर पे कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ चेंज क्या बनेगा सर, थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज हो रहा है 360 डिग्री तक, 0 से लेकर 2 पाई तक, या 0 से लेकर 360 डिग्री तक थीटा चेंज हो रहा है। ओके, अगर मुझे यहाँ से dx dy पूछेगा तो सर dx dy नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर तो सरफेस की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर तो लीनियर इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर dx की बात होगी। तो dx क्या बनेगा सर, r माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। dy क्या बनेगा इससे सर, dy बनेगा r cos थीटा डी थीटा। ये समझ में आना चाहिए सबको। ये हो गया लाइन इंटीग्रेशन की बात। वेक्टर में काफी यूज में आएगा, इसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग। जिस तरीके से ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसी तरीके से 3D में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक सिलेंडर का यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल के लिए उस सर्कल का रेडियस रो है, एंगल जो बना है उसको फाई से डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर रो कॉस फाई, रो साइन फाई के तरीके से उसको डिनोट कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको थीटा लिख सकते हो, रो कॉस थीटा, रो साइन थीटा, लेकिन यह स्पेसिफिक है कि हम फाई का यूज किया करते हैं। ये डीवी वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट कहलाता है, और वो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट रो डी फाई डी जेड बनता है। ये रो कहाँ से आया सर, जैकोबियन के हेल्प से, जैकोबियन से हेल्प से। इससे 3D में जैकोबियन बनेगा ना, 3/3 का डिटर्मिनेंट, उसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे रो निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट एंड डीजे डीजे। अब यहाँ पर आता है कि सर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ये रहा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मतलब स्फीयर की बात हो रही है, पूरा का पूरा स्फीयर। एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई चेंज हुआ, एंड जेड की वैल्यू आर कॉस थीटा। आर कहां से कहां तक वेरी करेगा सर, 0 टू इंफिनिटी लिखा हुआ है, आप 0 टू कैपिटल आर लेंगे। जो भी इस स्फीयर का सबसे बड़ा रेडियस होगा, जहां तक बाउंड्री होगी वहां तक लेके जा रहे हैं, 0 टू कैपिटल आर। थीटा की वैल्यू कहां तक होगा सर, थीटा 0 टू पाई तक लेंगे, एंड फाई 0 टू 2 पाई लेंगे। हम इन दोनों एंगल में से किसी एक को ही तो 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं।
दूसरा तो पाई तक ही जाएगा, क्योंकि सर एक को रोटेट करेंगे दूसरे को भी रोटेट करेंगे तो डबल हो जाएगा। ये एक सरफेस है, आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो और आप इसको इसके रिस्पेक्ट में भी रोटेट कर रहा हूँ, तो सर किसी एक साइड से भी रोटेट करेंगे ना तो वो पूरा का पूरा वॉल्यूम जनरेट कर देगा। तो मैं एक ही साइड से रोटेट करूँ ना, मैं दोनों साइड से क्यों रोटेट करूंगा? तो इसीलिए एक जगह एंगल 0 to 2 पाई है और एक जगह एंगल 0 to पाई है। इसके लिए जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट बनते हैं वो r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई बनता है। ये जकोबियन से आया है। क्लियर हुआ? लास्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल 2004। क्वेश्चन में कुछ है नहीं मेरे भाई, टाइम पास क्वेश्चन पूछता है मैकेनिकल में हमेशा। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन ही है ना, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन ही है ना। पहले किसके रिस्पेक्ट में कर लें जरा देख लो तो, ऑर्डर में दिया हुआ है बिल्कुल, डी आर डी फाई डी थीटा। देखो ये आर का लिमिट है ना, वो तो पता चल गया 0 to 1 है तो आर का ही है, क्योंकि बाकी सब सर पाई में दिए हुए हैं। तो बाकी का दो लिमिट किसका? सर फाई एंड थीटा का। तो ये लिमिट किसका? सर आर का। पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फिर फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे, या चाहो तो सेपरेट करके कर लो। r² का सर r³/3 लिमिट है 0 to 1। साइन फाई का सर -cos फाई, लिमिट क्या है सर 0 to π/3। देन थीटा का सर थीटा आ गया, लिमिट है 0 to 2 पाई। सारे लिमिट पुट कर लिया सर, यहाँ से आ गया 1/3, यहाँ से cos π/3 cos 60 डिग्री 1/2, तो -1/2 cos 0 1, सो माइनस माइनस +1 इंटू सर 2 पाई। क्या बन जाएगा ये 1/3 1/2 2 पाई। आंसर क्या आ गया? π/3। है क्या कहीं पे? जान ही नहीं रहता क्वेश्चन में, गेट के क्वेश्चंस में कोई जान नहीं रहता है। शायद ही कभी 15 साल में एक क्वेश्चन कोई पूछा हो जो थोड़ा टिपिकल जाता हो। मैकेनिकल एंड सिविल में तो और भी कुछ नहीं पूछता है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे कमांड कर लो, उतना ही काफी है, बाकी क्वेश्चंस रुकेगा नहीं। तो भैया यहाँ पे कैलकुलस खत्म होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं सॉल्व करने के लिए, टेस्ट दिया है, टेस्ट पेपर भेजा है सॉल्व करने के लिए। आप लोगों ने उसको सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं। स्क्रीन पे दिख रहा है क्या कुछ? यस, तो आपको ऐसी वाली चीजें मिली होंगी, गूगल फॉर्म के टर्म में क्वेश्चंस मिले होंगे। पूरा टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। इन क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रख रखे हैं मैंने, कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं, कुछ थियोरेटिकल हैं, कुछ गेट के लायक हैं, सब कुछ है इसमें। ये सॉल्व कीजिए। और इसके अलावा मैंने एक और पीडीएफ भी फॉरवर्ड किया है, एक और भी फॉरवर्ड किया है आपको गूगल ड्राइव का लिंक, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के मिलेंगे। आप उसको भी सॉल्व कीजिए, और उन दोनों ही क्वेश्चन का डिस्कशन होगा क्लास में, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए होंगे। 1 by 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप सॉल्व करके रखिए सिर्फ कि क्या है। कल के क्लास में सबसे पहले इन क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा, गलत होए कोई बात नहीं, लेकिन हम करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। तो रिवीजन कल के डेट में सुबह में रिवीजन कर लो, खुद का जितना पढ़े हो अभी तक उसका एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठो। जितने सॉल्व होते हैं वेल गुड, नहीं सॉल्व होते हैं तो क्लास में देख लेंगे, ठीक है। सो मिले अब कल, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं भाई। कुछ डाउट है किसी को? किसी को कुछ डाउट है? अ, कौन है? सचिन, अच्छा। बीच में कोई सीखा नाम से भी आया था भी, वो 5 मिनट के लिए आए थे क्या?
सर ट्रिपल इंटीग्रेशन, एक मिनट चैट पढ़ने दो सर। ट्रिपल इंटीग्रेशन एक बार बता दो फिर से। कल का क्लास पोस्टपोन कर दीजिए टेस्ट के लिए। कल का क्लास ही पोस्टपोन कर दूं? जैसी आपकी इच्छा। कल संडे भी है, मनाइए संडे। तो कल दोनों फिर दोनों टेस्ट पेपर सॉल्व करना पड़ेगा भाई, फिर एक से काम नहीं चलेगा। अगर मैं कल का क्लास पोस्टपोन करूं तो कल आपको दोनों के दोनों टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। दोनों कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों लिंक जो फॉरवर्ड किया, फर्स्ट वाला पहले करेंगे, उसके बाद सेकंड वाला करेंगे। कल छुट्टी ले लो। और पूछा जा रहा है कि सर वॉल्यूम इंटीग्रेशन फिर से बता दीजिए। वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कौन सा फिर से बता दूं, ये भी बात है ना। पूरा वॉल्यूम वाला टॉपिक फिर से बताऊं, ये पॉसिबल है? या सिर्फ ये समझाऊं? सिर्फ ये बेसिक? ओके। देखो, सबसे पहले वॉल्यूम इंटीग्रेशन में अपने को क्या ध्यान में रखना है किसी भी इंटीग्रेशन में, वो समझते हैं। सर यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो तो तीन इंटीग्रेशन का सिंबल होगा, कोई भी फंक्शन यहाँ पे होगा। हमें ऑर्डर पकड़ना है कि ऑर्डर क्या होंगे, किस ऑर्डर में इंटीग्रेशन करना है। लेट से यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है 0 to 1, 0 to x, 0 to x प्लस z। अब आप मुझे इसको देखकर बताओ कि पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा। पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? देख लो, एक वेरिएबल कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल x का है, दूसरा नेक्स्ट x और z का है। तो सर बचा क्या? y। पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा। y का इंटीग्रेशन करेंगे तो x एंड z का टर्म्स यहाँ पे पुट हो जाएगा। x एंड z का टर्म्स यहाँ पे पुट हो जाएगा। फिर बचा 1x। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? z के रिस्पेक्ट में। लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में आएगा? x के रिस्पेक्ट में। तो ये है इसका बेसिक। बाकी तो जैसे हम 2D में इंटीग्रेशन करते आए हैं वैसे ही इंटीग्रेशन यहाँ पे भी होगा। दूसरा आ जाता है कि सर कोई रीजन में इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे इंटीग्रेशन होता है। समझ लो कि ये एक स्क्वायर रीजन है और इस स्क्वायर रीजन के ऊपर में कोई सरफेस है। इस सरफेस का नाम है z=gxy और इस रीजन का नाम है r। मुझे बोला है कि इस रीजन r को जो ऊपर वॉल्यूम बना रहा है उसके लिए इंटीग्रेट करना है। तो लेट से ये x=0 है, ये x=1 है, ये y=0 है और ये लाइन y=1 है और ऊपर की वैल्यू z=gxy। ये जो रीजन है वो z=0 प्लेन में बन रहा है। ये वाला रीजन z=0 प्लेन में बन रहा है। अब इस वॉल्यूमेट्रिक के लिए मुझे लिमिट प्रोवाइड करना हो तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। z का लिमिट कहां से कहां तक होगा? सर z का लिमिट 0 से लेकर gxy तक जाएगा, है ना। ये समझ में आया सबको? या अब मुझे y एंड x का लिमिट बताना है। सर y एंड x का लिमिट तो इस नीचे वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये नीचे वाला पार्ट कहां से कहां मूव होगा? सर इस पूरे रीजन में मूव होगा। वो इस पूरे रीजन में मूव होगा। तो y का लिमिट कहां से कहां तक? सर रेक्टेंगल बना रहा है तो 0 to 1, ये 1 दिया हुआ था। x का लिमिट 0 to 1। क्लियर हुआ? नहीं रमना, ऐसा कुछ नहीं कि पहले हमेशा z के लिए करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पर सरफेस देखो किसका है? z का है। तो ये z x एंड y में, तो हम पहले किसका करेंगे? z के रिस्पेक्ट में करेंगे, तभी तो वो फंक्शन x एंड y का एक्स्ट्रा आएगा। तो हम x एंड y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर यही सरफेस कुछ यहाँ पर x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y z दिया हुआ होता, इसकी जगह पे ऐसा सरफेस बनाकर यहाँ पर इक्वेशन ऐसा लिख लेता है x इक्वल टू फंक्शन x कॉमा z। तो हम पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पर हम ऐसा दे देते हैं x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा z। तो हम पहले किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? x के रिस्पेक्ट में करते हैं, है ना। क्लियर हुआ?
यस। कितने लोगों के पास बुक्स वगैरह है जिसमें क्वेश्चंस वगैरह हैं? कोई है जिनके पास कोई बुक ही नहीं है, अभी तक कोई क्वेश्चन ही नहीं उठाया? हाँ, सबसे पहले सरफेस प्रोजेक्ट करने का मन है, सबसे पहले सरफेस प्रोजेक्ट करने। कोई है जिनके पास क्वेश्चन की कमी पड़ रही है? क्वेश्चन ही नहीं है सर, बुक ही नहीं है सर, कुछ ऐसा है? रिकेश, क्वेश्चन नहीं है आपके पास? पंकज, किसी के, आप लोग के पास क्वेश्चन ही नहीं है, बुक ही नहीं है? क्या बात कर रहे हो? कोचिंग का है ना? हाँ सचिन बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं। उसमें जितने क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व तो करो, है ना? उसमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व तो करो। कुछ क्वेश्चन से इंटीग्रेशन के टॉपिक में मिलेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। कॉलेज वाली बुक नहीं करनी है मेरे भाई, कॉलेज वाली बुक नहीं करनी है, कोई भी कॉलेज का बुक हाथ नहीं लगाएगा। कॉलेज में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 10 मार्क्स 15 मार्क्स वाले रहेंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें? सचिन के पास बुक है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है सॉल्व करने का। तो भैया जॉब भी करोगे, क्लास भी लगाए हुए हो, बोलोगे सर मैं सब कुछ एक साथ करूं, कैसे काम चलेगा? टाइम कैसे मिलेगा? सैटरडे संडे यूटिलाइज करो, सैटरडे संडे यूटिलाइज करो, सैटरडे संडे को तो बैठो। अब मुझे देख लो, मैं 4 आवर का नींद लेता हूँ, दिन एंड रात मिलाकर 4 घंटे सोता हूँ। आप भी 4 घंटे सोचो। संडे ऑफ रहता है ना? मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता है, आपका संडे ऑफ रहता है। थोड़ा सा नींद कम कर लो, और क्या बोल सकता हूँ मैं? भैया सब पॉसिबल होता है, 4 आवर का नींद, थोड़ा सा हैबिचुएट बना लो अपने बॉडी को, हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब कल। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के रिजल्ट नहीं आएगा, मेरे कितने भी अच्छा पढ़ा लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। इवन मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ भेजा था जिसमें मैक्सिमा मिनिमा का बहुत सारा क्वेश्चन था। आज तक मुझे ये भी नहीं किसी ने बोला कि सर उसमें से ये वाला क्वेश्चंस बताइए या ये वाले क्वेश्चन का इतना आंसर आया है। सब कुछ दे रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं है मेरे भाई, वो कोशिश करनी पड़ेगी। गेट में अच्छे रैंक लाने हैं तो सॉल्व तो करने पड़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो मिलते हैं अब। तो कल छुट्टी रख लेते हैं भाई, फाइनल यही हुआ डिसीजन कि कल हॉलीडे है। मंडे को मिलेंगे सेम टाइम पे, है ना? गुड नाइट।